हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के नवंबर मंथ के पॉलिटी और गवर्नेंस के सेक्शन को। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हमें कुछ बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स समझनी है। व्हाट इज द क्रक्स ऑफ ईडब्ल्यूएस जजमेंट, किस एक बेसिक राइट के आसपास ईडब्ल्यूएस की जजमेंट रिवॉल्व करती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिन्हो कमीशन और मंडल कमीशन। तो दोनों ही कमीशन देखिए किसी तरह के एफर्मेटिव एक्शन के लिए लाई गई थी, पर्टिकुलर कम्युनिटीज के एडवांसमेंट के लिए, लेकिन दोनों कमीशंस की रैशनल कैसे डिफरेंट थे, recommendations कैसी डिफरेंट थी। व्हाट इज द लिंक बिटवीन यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड लेक्स लोकाई एक्ट जो बेसिकली ब्रिटिशर्स के टाइम पे लाया गया था 1850 में। शाह बानो केस क्या है, सरला मुडगल केस क्या है। ऑल ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बट इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के साथ हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, और देखिए, लेकिन बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो और साथ ही में जो पॉलिटी और गवर्नेंस की और इकोनॉमी की पिछली वीडियोस हैं पिछले महीनों की, अगर आपने वो नहीं देखी हैं, इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद विजन आईएएस की मैगजीन, यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड देम, आई वुड लिंक दोज वीडियोस इन द आई बटन, यू कैन कंसिडर गिविंग इट अ वॉच। तो देखिए, स्पेशली अक्टूबर मंथ की जो इकोनॉमी की वीडियो थी उससे बहुत लोगों को बेनिफिट हुआ है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है उस पर। इसीलिए नहीं कि उस वीडियो में कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए कि जो इकोनॉमी का सेक्शन आया था अक्टूबर मंथ का, वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था। इट वॉज वेरी वेरी हैवी ऑन इकोनॉमिक टर्म्स और जो कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल था। सो इफ़ यू आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद इट तो आप आई बटन में लिंक्ड वीडियो को जाके विजिट कर सकते हैं। All right, so let's get started. Economically weaker sections quota, EWS quota. तो देखिए, अगर तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपके मेंस में आता है यूपीएससी के, तो आपका इंट्रोडक्शन हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल और इस केस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ही होना चाहिए, विच इज 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो देखिए, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया था तो इसके माध्यम से दो आर्टिकल्स को इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। एक था, यानी कि दो बेसिकली क्लॉजेस को ऐड किया गया था दो आर्टिकल्स में। तो आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 सब क्लॉज 6। तो बेसिकली क्या ऐड किया गया था इस सब क्लॉज के साथ साथ, हम वो देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी विच इज अगेन वेरी वेरी लॉजिकल, जो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट enables द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस अदर देन दोज ऑलरेडी मेंशन्ड इन 15 क्लॉज 4 एंड 15 क्लॉज 5। तो देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो सबसे पहले जब मैं आपको बता रही थी कि ईडब्ल्यूएस जजमेंट किस किस राइट के आसपास रिवॉल्व करती है। ईडब्ल्यूएस जजमेंट बेसिकली जो इसके फेवर में जो सरकार है जो इसको लाई है, वो भी यही कह रही थी कि राइट टू इक्वालिटी को इनहेंस करने के लिए लाया गया है। और जो इसके अगेंस्ट में पिटिशनर्स थे, वो भी यही कह रहे थे कि ये राइट टू इक्वालिटी के ही अगेंस्ट चला जाता है। ठीक है, तो बेसिक राइट क्या है जिसके आसपास ये पूरा इशू रिवॉल्व करता है। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज दिस ईयर, अगर इस बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं और आपसे ईडब्ल्यूएस जजमेंट के बारे में ये पूछा जाता है, ओके व्हाट इज द बेसिक राइट इन क्वेश्चन इस पर्टिकुलर केस में, तो आपको ये बोलना है दैट इट इज अबाउट राइट टू इक्वालिटी। क्योंकि इसके फॉर में जो बेसिकली लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं दैट इट एनहांसेस, इट फर्दर्स जो कॉन्सेप्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। और जो इसके अगेंस्ट है वो ये कह रहे हैं दैट इट गोज अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी। वो हम बाद में देखेंगे, पर राइट टू इक्वालिटी इज द राइट इन क्वेश्चन। ओके, तो अब यहाँ पे आर्टिकल 15, सबसे पहली बात तो आर्टिकल 15 क्या है, ये भी राइट टू इक्वालिटी की सीरीज का ही एक पार्ट है आर्टिकल 15, राइट। आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आप बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। पर आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 और क्लॉज 5 क्या कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो।
ओके लेकिन पॉजिटिव टर्म्स में, जिसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ओके रिजर्वेशन को भी तो हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ही कहते हैं। ओके तो बेसिकली आर्टिकल 15 का जो क्लॉज 4 है वो ये कहता है कि ओके डिस्क्रिमिनेशन इज बैड, जो भी ग्राउंड्स अभी हमने बोले, पर ये जो सब क्लॉज है आर्टिकल 15 का क्लॉज जो बेसिकली है 4, वो ये कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, पर अगर आपको किसी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को या फिर किसी स्केड्यूल्ड कास्ट या स्केड्यूल्ड ट्राइब के मेंबर को बेसिकली एडवांस करना हो। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये वर्ड लिखा नहीं है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट टू यू कि बेसिकली कोई भी स्पेशल एक्ट, कोई भी स्पेशल प्रोविजन सरकार बना सकती है इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए, SC ST या फिर सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो यहाँ पे लिखा है ये क्लॉज 4 कहता है। लेकिन क्लॉज 5 क्या कहता है? क्लॉज 5 एक्सप्लिसिटली ये लिखता है कि स्टेट एडवांसमेंट के लिए कोई भी एक्ट बना सकती है, लॉ बना सकती है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, SC और ST के लिए। किस टर्म्स में? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के टर्म में। तो बेसिकली हमें 15 जब हमने क्लॉज 6 ऐड किया 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, तो हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में EWS कैटेगरी को रिजर्वेशन दी है। ओके तो यहाँ पे बेसिकली आपको ये समझना है, बिकॉज इट मोर और लेस डील्स विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ओके तो अब हम देखते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 6, क्योंकि ये भी हमने 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के साथ ही ऐड किया है। तो आर्टिकल 16 आप जानते हैं, व्हाट इज आर्टिकल 16? ये भी राइट टू इक्वालिटी की सीरीज में एक आर्टिकल है, पर ये राइट टू इक्वालिटी किस टर्म्स में बात करता है? एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 16 है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे भी हमने क्या देखा था, 14 और 15 में तो हमने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस और SC STs को ऑलरेडी रिजर्वेशन दे दिया है, ऑलरेडी उनके लिए एडवांसमेंट के लिए एक्शंस लाए गए हैं। लेकिन इनके अलावा जितने भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बचते हैं वो आर्टिकल यानी कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 6 में कवर हो गए। लेकिन अगर हम आर्टिकल 16 क्लॉज 6 की बात करें तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 में जिन कम्युनिटीज के लिए बात की गई है अपलिफ्टमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए, उनको छोड़ के आप बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, अब उनके लिए भी हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में एडवांसमेंट के लिए एक्ट लाया जा सकता है। ओके तो ये बेसिकली यहाँ पे लिखा है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हमें ये पता है कि EWS कम्युनिटी के लिए, EWS कैटेगरी के लिए बेसिकली अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन लाई गई है, तो आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 क्या कहता है? आर्टिकल 16 का क्लॉज 4 ये कहता है कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, अगेन ये वर्ड रिटन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है किसी भी एक ऐसी पर्टिकुलर बैकवर्ड क्लास के लिए स्टेट द्वारा, अगर स्टेट को ऐसा लगता है कि ये वाली जो क्लास है वो appropriately adequately represented नहीं है इस पर्टिकुलर सर्विसेज में। ओके तो इसीलिए बेसिकली यहाँ पे ये चीज लिखी है। तो आई होप यू गॉट कि ये दोनों बेसिकली जो क्लॉजेज हैं वो क्या करते हैं। ठीक है तो अब अगेन यहाँ पे लिखा है कि EWS रिजर्वेशन को ग्रांट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सिन्हो कमीशन, जो 2010 में जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। लेकिन अब मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में ही ये चीज बता देना चाहती हूँ, क्योंकि आगे हम सिन्हो कमीशन के बारे में नहीं पढ़ने वाले, कि सिन्हो कमीशन को 2006 में अपॉइंट किया गया था। ठीक है तो सिन्हो कमीशन को अपॉइंट 2006 में, आप जानते हैं कि बेसिकली कांग्रेस की अलायंस सरकार थी। तो 2006 में इस कमेटी को एस्टैब्लिश किया गया। और क्यों बनाया गया इस कमेटी को, इस कमीशन को? ताकि ये बेसिकली स्टडी करे कि किस तरह की जनरल कैटेगरी के बीच में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ठीक है तो मेजर सिन्हो कमीशन को क्या करना था? इट हैड टू स्टडी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस अमंग जनरल कैटेगरी। ठीक है लेकिन अगर हम मंडल कमीशन की बात करें, मंडल कमीशन किस लिए बनाई गई थी? मंडल कमीशन को 1979 में बनाया गया था ताकि वो सोशो और एजुकेशनल बैकवर्डनेस को स्टडी कर सके। ठीक है तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की थी, जिसकी वजह से हमें 27% रिजर्वेशन मिला था। और वो बेसिकली मंडल कमीशन ने ही रेकमेंड किया था कि इतनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। लेकिन सिन्हो कमीशन ऑन द वेरी अदर हैंड, जो यहाँ पे सरकार ने भी अपनी जब एफिडेविट सबमिट किया, अपना जब केस प्रेजेंट किया सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने यही कहा कि हमें सिन्हो कमीशन के रिकमेंडेशन पे EWS जजमेंट हम लेके आए हैं, EWS रिजर्वेशन हमने दिया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, सिन्हो कमीशन ने
ये तो कहा था कि जनरल कैटेगरी के अंदर भी जो यूजुअली अपर कास्ट और अपलिफ्टेड, ऑलरेडी अपलिफ्टेड सेक्शन माना जाता है, कि उसके अंदर इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो है पर्टिकुलर कम्युनिटीज में, लेकिन हम उनके लिए रेजर्वेशन नहीं, हम उनके लिए एफर्मेटिव एक्शन तो सजेस्ट करते हैं, पर कोटा के टर्म्स में नहीं। हम चाहते हैं कि उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएं, इस तरह से उनका अपलिफ्टमेंट किया जाए, एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट अपलिफ्टमेंट, ठीक है। और साथ ही में एक और चीज, एक पॉइंट तो ये हो गया कि उन्होंने रिजर्वेशन को सजेस्ट एक्सप्लिसिटली नहीं किया था, उन्होंने इस तरह का एफर्मेटिव एक्शन कहा था, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। दूसरा पॉइंट, सिन्हो कमीशन ने 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया था। ये चीज मैं आपको शुरुआत में इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि यही आपका वे फॉरवर्ड है। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जाए तो आप सिन्हो कमीशन को ही स्टेट कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, आंसर में भी आप सिन्हो कमीशन को ही लिख सकते हैं कि इन्होंने 8 लाख का क्राइटेरिया नहीं लिखा था। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ईडब्ल्यूएस जजमेंट का यही है, रैशनल अच्छा है, यही कहा गया था ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा भी, रैशनल ठीक है, पर आपने 8 लाख के क्राइटेरिया तक पहुंचे कैसे? इसमें तो भारत की ऑलमोस्ट पूरी भारत की कम्युनिटी आ जाती है जनरल कैटेगरी। 8 लाख बहुत बड़ा एक सीलिंग है। तो सिन्हो कमीशन ने कहा था कि जो भी मिनिमम टैक्सेबल इनकम है भारत में, उसको थ्रेशोल्ड रखना चाहिए ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देने के लिए, अगर देना भी है तो। ओके तो वो क्या है मिनिमम टैक्सेबल इनकम हमारे कंट्री में? इट इज 2.5 लाख। तो आप खुद सोचिए, जब इनकम टैक्स रिटर्न्स 2.5 लाख से अगर आपकी ज्यादा इनकम है तब आपको फाइल करना पड़ता है, तो मतलब आप पुअर कैटेगरी क्या समझ रहे हैं? इफ आई यूज दैट टर्म, वो आप 2.5 लाख वाला इंसान को समझ रहे हैं, एनुअल इनकम वाला। लेकिन आप रिजर्वेशन 8 लाख, एक इतना बड़ा ब्रॉड गैप आपने रख दिया, तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है। और इनफैक्ट जिस बेसिस पे सरकार ये कहती है कि हम इस रिजर्वेशन को लेके आए हैं, वो ही कमीशन इस चीज को नहीं रेकमेंड करती थी। तो ये थोड़ा सा और कंट्रोवर्शियल हो जाता है। ओके, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट, हमें बाकी चीजें देखनी है जो यहाँ पे लिखी हैं। ओके अब एक और चीज जो आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईडब्ल्यूएस बेसिकली ये ला तो गया, ले तो आ गए हैं कि मतलब आप दे सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को जॉब में और एडुकेशन में, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि वो ईडब्ल्यूएस को अपनाना भी चाहते हैं कि नहीं, वो अप्लाई भी करना चाहते हैं अपने जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में कि नहीं। स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की मैं बात कर रही हूँ, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर बाय चांस आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी हो कि स्टेट लेवल पे ईडब्ल्यूएस जजमेंट को जरूरी नहीं है कि 10% ही देना है, उससे कम भी दे सकते हैं, 20% भी दे सकते हैं, 30% भी दे सकते हैं, 5% भी दे सकते हैं, तो वो स्टेटमेंट सही है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। अब मैं आपको इसका एक बहुत डायनामिक एग्जाम्पल देती हूँ। आपको याद होगा हमने आई थिंक कल या परसों के न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था कि लिंगायत और वोकलिग्गा कम्युनिटी को बेसिकली कर्नाटका में और रिजर्वेशन दी जा रही है थोड़ा सा, और उनका कोटा बढ़ाया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में और स्टेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, स्पेशली मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में। तो अब ऐसा तो नहीं है कि वो रिजर्वेशन कहाँ से आएगी, जनरल कैटेगरी के लिए भी तो रखना ही पड़ेगा ना एक बेयर मिनिमम कोटा, या फिर उनके लिए वो चीज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए भी तो रखनी पड़ेगी। तो कर्नाटका की सरकार ने, मिस्टर बोम्माई हैज सेड कि ये जो हम बेसिकली एनहांस कर रहे हैं लिंगायत कम्युनिटी और वोकलिग्गा कम्युनिटी के लिए, ये हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की थोड़ा सा शेयर ले लेंगे, उनका रिजर्वेशन थोड़ा सा कम कर देंगे और वो हम इनको दे देंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि ये स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि वो अपने गवर्नमेंट जॉब्स, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर ये बेसिकली प्रीलिम्स में एक पॉइंट आए, सो यू शुडंट बी कंफ्यूज्ड विद इट। ओके, Act amended Article 15. Okay, this we have done. Such reservation will not. अब देखिए एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगेन ये अगर प्रीलिम्स में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं अप्लाई होता। जो माइनॉरिटी रन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, आर्टिकल 30 जिसको प्रिजर्व करता है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इज इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, खैर हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं, और यही मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ईडब्ल्यूएस जजमेंट पे, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी
इफ यू वांट टू कम अंडर EWS कैटेगरी। तो वो आपको याद करना समझना बहुत ज़रूरी है। ऑल्दो आई बिलीव अगर आप थोड़ा सा भी जनरली अवेयर हैं तो आपको ये बात पता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो ये 10% की जो EWS रिजर्वेशन है वो केवल जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए है। बाकी रिजर्वेशन अगर हम देखें, OBC के लिए 27%, SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो साथ ही में अगर हम यहाँ पे देखें, तो अगर आपको EWS कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन चाहिए तो आप ना ही SC कैटेगरी में होने चाहिए, ना ही ST, ना ही OBC, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी एक जगह पे एक बेनिफिट मिल रहा है जो हमने अभी डिस्कस किया। और साथ ही में यहाँ पे लिखा है कि 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया, जो हम ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी टच्ड अपॉन इट, कि अगर आपका जो ग्रॉस एनुअल इनकम है आपकी फैमिली की, आपकी नहीं अकेले की, आपकी फैमिली की जो ग्रॉस एनुअल इनकम है शुड बी बिलो 8 लाख रुपीज, ओके। तो अगर आपको EWS कैटेगरी में आना है तो ये इनकम हर तरह की इनकम हो सकती है, सिर्फ आप ही की नहीं बल्कि आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, आपके हस्बैंड, आपके किड्स। सो ये पूरी जो एक फैमिली की ग्रॉस इनकम होती है उसको मिला के आपके पूरे फैमिली की जो इनकम है वो 8 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम एग्रीकल्चरल लैंड का, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ भी लिखी है, तो अगर इफ़ यू वांट टू बी क्लासिफाइड अंडर EWS, योर फैमिली शुड नॉट ओन एग्रीकल्चरल लैंड ऑफ साइज 5 एकर्स और अबव। तो 5 एकड़ से कम अगर आपकी एग्रीकल्चरल जमीन है दैट इज फाइन, अगर उतनी और उससे ज्यादा है तो आपको EWS का रिजर्वेशन नहीं मिल सकता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है रेजिडेंशियल प्लॉट और एक होता है रेजिडेंशियल फ्लैट, ठीक है। तो अगर तो आपको EWS में क्लासिफाई होना है तो आपकी फैमिली के पास एक 1000 स्क्वायर फीट का या उससे ज्यादा का रेजिडेंशियल फ्लैट नहीं होना चाहिए। फ्लोर, बेसिकली फ्लोर जो आजकल होती है उसमें रहते हैं सारे, तो वो उससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए 1000 स्क्वायर फीट की। लेकिन अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो रेजिडेंशियल प्लॉट जो बेसिकली अगर एक नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में आप रह रहे हैं, ठीक है, नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी मेट्रोपॉलिटन एरियाज में या किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में अगर आप रह रहे हैं और आपका जो रेजिडेंशियल प्लॉट है, यानी कि जैसे आप हिंदी में आई डू नॉट नो क्या कहते हैं, पर वी कॉल इट, जैसे जड़ का जो मकान है या बिल्कुल अभी उस पर मकान नहीं बना पर आपका एक प्लॉट है, ठीक है, तो वो अगर 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज्यादा का एरिया आपके पास है किसी नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में, तो आप EWS कैटेगरी में नहीं आ सकते। लेकिन अगर हम इसी रेजिडेंशियल प्लॉट की बात करें तो अभी तो हमने नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में बात कर ली, क्योंकि नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटी में जो 100 स्क्वायर यार्ड का आ रहा है वो बहुत महंगा है ना। बाकी जो नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज नहीं और आपका रेजिडेंशियल प्लॉट कहीं और है और वो 200 स्क्वायर यार्ड का है, तो आप 200 स्क्वायर यार्ड तक के लिए वहां पे एलिजिबल होते हैं, क्योंकि वहां पे वही सेम रेट पे मिल जाएगा आपको। सो यही चीज यहाँ पे लिखी है, 200 स्क्वायर यार्ड इन अदर एरियाज। तो yes, we have touched upon every single thing. Key points of Supreme Court verdict. अब एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो आप प्लीज याद रखिएगा, आप कभी भी आंसर लिखते हैं एक रिजर्वेशन पे ही आंसर आ जाता है, एफर्मेटिव एक्शन पे एक आंसर आ जाता है अगर GS2 में, GS1 में, तो आपको ये चीजें समझनी है कि आप उसमें EWS जजमेंट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं EWS जजमेंट 2022, बट इट वुड बी इवन बेटर अगर आप उसमें जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022 लिखेंगे, ओके। क्योंकि यूजुअली आपको ये चीज रेकमेंड की जाती है कि आप केस के नाम लिखें, ओके। केशवानंद भारती केस, AK गोपालन केस और इस तरह के जो केसेस हैं उनका आप नाम लिखना प्रेफर कीजिए अपने आंसर्स में, एटलीस्ट इट डिपिक्ट्स कि आप अच्छे कैंडिडेट हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो जो पिटिशनर्स का कहना था कि इंदिरा साहनी जजमेंट जो यहाँ पे लिखा है, इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 की, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन बैकवर्डनेस नहीं बता सकता, बिल्कुल भी नहीं। इकोनॉमिक क्राइटेरिया के साथ कंजंक्शन में कोई और एक क्राइटेरिया भी होना चाहिए जो बताएगा कि अच्छा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी बैकवर्ड है। तो कास्ट और इकोनॉमिक क्राइटेरिया यूजुअली दे गो हैंड इन हैंड। तो अगर दोनों ही साथ में दिख रहे हैं कि वो कास्ट भी बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड है, देन एंड देन ओनली रिजर्वेशन शुड बी अवॉर्डेड, ओके। तो ये बेसिकली यहाँ पे कहा गया था। साथ ही में इंदिरा साहनी जजमेंट ने और क्या कहा था कि रिजर्वेशन है शुड नॉट गो बियॉन्ड 50% रूल, यानी कि यही जस्टिस, जो चीफ जस्टिस, हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिन्होंने इस बेंच को लीड किया था, जस्टिस यू ललित, उन्होंने भी यही कहा था स्टार्टिंग में जब वो केस सुन रहे थे, और वो डिसेंटिंग ओपिनियन भी उन्होंने ही दिया था, जस्टिस यू ललित और रविंद्र भट्ट जी ने।
कि अगर आप खुद सोचिए 50% तक ही रिजर्वेशन, क्योंकि 50% तो आप मेरिट बेसिस पे जो लड़ रहे हैं उन बच्चों के लिए भी रखेंगे ना। तो अगर आप सोचिए उसमें से आपने 10% और रिजर्वेशन यहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आ गई, तो फिर केवल 40% ही बचे जो मेरिट के बेसिस पे लड़ेंगे। तो इट इज समहाउ आप राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं इस चीज में, एक ये ओपिनियन था। ठीक है, लेकिन इंदिरा साहनी जजमेंट ने भी यही कहा था कि 50% इज द कैप, इतने तक ही रिजर्वेशन रहनी चाहिए, क्योंकि 50% जो सीट्स हैं उस पर तो मेरिट की बेसिस पे लड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही में इंदिरा साहनी जजमेंट में ये भी कहा गया था जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस की अगर हम बात करें, तो अदर बैकवर्ड क्लासेस में एक क्रीमी लेयर भी है, वहां पे भी 8 लाख का ही इनकम क्राइटेरिया है। तो क्रीमी लेयर है जो बेसिकली इकोनॉमिकली अपलिफ्टेड है, तो उनको इवन दो वो ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, लेकिन सिंस वो क्रीमी लेयर में लाई करते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी 27% वाली। तो ये इन्होंने कहा था, ये इंदिरा साहनी जजमेंट का क्रक्स था। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो मेजोरिटी ओपिनियन था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने ये कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जाता। ओके, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ही सोल बेसिस पे अगर हम रिजर्वेशन दे देते हैं तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है। ओके, तो क्योंकि अब देखिए यहाँ पे एक बात कही गई थी, अब दो ओपिनियन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 50% रूल जो इंदिरा साहनी जजमेंट ने लगाया है, तो 50% के रूल के अंदर ही ईडब्ल्यूएस को भी फिट करना चाहिए ना। तो इस जगह पे मेजोरिटी ओपिनियन ने ये कहा था जनहित अभियान केस में कि 50% जो इंदिरा साहनी जजमेंट ने रूल लगाया था, देखिए आप वर्ड्स को कैसे भी मोल्ड एंड इंटरप्रेट कर लीजिए, तो वही होता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स में। उन्होंने कहा था 50% का जो रूल था वो बाकी कम्युनिटीज के लिए था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इन क्लासेस के लिए 50% रूल है, लेकिन अगर हम जनरल कैटेगरी को भी रिजर्वेशन देना चाहते हैं तो हम एक और कॉलम ड्रॉ कर सकते हैं, अलग से एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बना सकते हैं जिसको हम 10% रिजर्वेशन दे सकते हैं। तो ये बेसिकली इसमें कहा गया था, और इसीलिए ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाता। बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर? राइट टू इक्वालिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे बेसिक, सेक्युलरिज्म है बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे तो सेक्युलरिज्म कोई बात नहीं हो रही, बहुत सारी चीजें हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके, तो यहाँ पे कौन से बेसिक स्ट्रक्चर की पार्ट हो रही है? राइट टू इक्वालिटी। तो इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देना राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ नहीं जाता। ओके, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, क्या केस में बोला गया था? एक्सक्लूजन। अब देखिए ये बहुत ही बड़ी बात थी कि इकोनॉमिकली वीकर, देखिए जो रिजर्वेशन का रैशनल है वो है ही सोशल अपलिफ्टमेंट, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए रिजर्वेशन नहीं लाया गया था। बात ये थी, अगर हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के टाइम पे देखें, वो इकोनॉमिकली भी अपलिफ्टेड ही थे एक समय के बाद, क्योंकि ही वॉज वेल रेड और वो लॉयर भी बन गए, लेकिन वो सोशली अपलिफ्टेड नहीं थे। और ये चीज़ उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि मैं पढ़ लिख लिया, मैं लॉयर बन गया, आई एम सिटिंग हियर टुडे, पर मेरे को कोई केस अप्रोच करने नहीं आ रहा, मेरे से कोई अपना केस ही नहीं लड़वाना चाहता। क्यों? क्योंकि मेरा अमेलगमेशन मेन स्ट्रीम सोसाइटी में हुआ ही नहीं है, मैं एक ऐसी कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ। और ये रैशनल था रिजर्वेशन को लाने का कि सोशली अपलिफ्टमेंट, इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस, सब एक है, बराबर है, कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली रैशनल था। तो जब आपने कास्ट के क्राइटेरिया के अलावा ही पता नहीं कौन से क्राइटेरिया, यहाँ पे बेसिकली डिसेंटिंग ओपिनियन भी यही था, आपने कास्ट के अलावा कोई और यहाँ पे रिजर्वेशन दे दी, तो कहीं ना कहीं आपने इसमें से SC ST SC BC सबको रिमूव कर दिया, तो ये सही नहीं था। लेकिन ये डिसेंटिंग ओपिनियन था, लेकिन मेजॉरिटी ओपिनियन का ये कहना था कि ये तो सही ही है ना कि हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में भी SC के इकोनॉमिकली वीकर, ST के इकोनॉमिकली वीकर या SC BC के इकोनॉमिकली वीकर को इन्वॉल्व नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी इनको डबल बेनिफिट हो जाता है, यानी कि वो ऑलरेडी बेनिफिट्स अवेल कर रहे हैं एक जगह पे, और यहाँ पे भी मिल जाता, तो सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ बेनिफिट्स और डबलिंग ऑफ बेनिफिट्स होता है, विच वी हैव टू अवॉइड एनीवेज। ठीक है, और यहाँ पे हमने 50% कैप की बात कर ली। सो वी हैव डेल्ट विद ऑल द फैसेट्स। सिग्निफिकेंस ऑफ द जजमेंट। अब जजमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है, तो ये हम देख लेते हैं। रीशेप्स पॉलिटिक्स ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। तो देखिए यहाँ पे ये चीज लिखा है कि जो मंडल कमीशन आई उसके बाद मंडल कमंडल पॉलिटिक्स बेसिकली जो खेली जाती है, ऐसा कहा जाता है, तो उसको एक नया रूट दे दिया गया है कि रिजर्वेशन
और देखिए एफर्मेटिव एक्शन को यूजुअली लोग समझते हैं रेजर्वेशन ही है। एफर्मेटिव एक्शन का मतलब सिर्फ रेजर्वेशन नहीं होता, रेजर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। एफर्मेटिव एक्शन कोई भी एक ऐसा एडवांसमेंट मेजर होता है जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी को अपलिफ्ट करने के लिए लिया जाता है, चाहे वो स्कॉलरशिप के माध्यम से हो, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, ये सारे इसके पार्ट है। तो एफर्मेटिव एक्शन में अभी तक कास्ट बेस्ड था एफर्मेटिव एक्शन रिजर्वेशन का, और अब उसमें एक और कैटेगरी ऐड हो गई है, वो है क्लास बेस्ड। ठीक है, और साथ ही में ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, राम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 का केस, इसको आप जाट रिजर्वेशन केस भी कहते हैं अगर आप जानते हैं तो इसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि अब देखिए कास्ट बेस्ड अपलिफ्टमेंट हो रही है, ठीक है, गुड इनफ, बहुत लोगों बहुत हद तक अमेलगमेशन, हम सोशल अमेलगमेशन देख भी चुके हैं, लेकिन अब नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन भी करनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सजेस्ट किया था, फॉर एग्जाम्पल LGBT कम्युनिटी के बारे में हमें सोचना चाहिए, हम उन्हें रिजर्वेशन दे सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनका सोशल अमेलगमेशन नहीं हुआ है। हमने बहुत सारे अभी न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियोस में केसेस ऐसे देखे हैं, ऑल्दो ट्रांसजेंडर एक्ट 2019 का आ गया है, और बहुत सारी बातें होती हैं कि वो खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मेडिकल कमीशन की जरूरत नहीं है, दे विल आइडेंटिफाई हु दे आर, व्हाट दे फील, हाउ दे फील, और कोई भी एम्प्लॉयमेंट में उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, उनको भी एम्प्लॉयमेंट का और इक्वल पे इक्वल वेज का हक है। पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने केस देखा था लखीमपुर खेड़ी में, जैसे एक ट्रांस वुमन थी, तो वो जब वहां पे गई, एक ही हफ्ते के अंदर अंदर सारे स्टूडेंट्स ने, उनके को कलीग्स ने, सब ने उनको बहुत ही डेरोगेटरी टर्म्स हिजड़ा, और जैसे उनको रेफर किया तो उनको प्रिंसिपल द्वारा अपने ऑफिस में बुलाया गया और निकाल दिया गया। और फिर जब NHRC ने पूछा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, कि आपने उनको क्यों निकाला और आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा हमने कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उनके प्रिंसिपल ने कहा, और हमने कोई डिस्क्रिमिनेट थोड़ा ना किया है, हमने उनको सोशल स्टडीज की टीचर रखा था, एक हफ्ते बाद हमें पता चला शी डिड नॉट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सोशल स्टडीज। तो इस तरह से कैसे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन के नई कैटेगरीज को भी डिस्कवर करना और उनको एफर्मेटिव एक्शन देना बहुत जरूरी है। तो उसी नई कैटेगरी में से एक कैटेगरी इकोनॉमिक कैटेगरी भी है, जो यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंस दिखाती है इस जजमेंट का। ओके और साथ ही में ये चीज लिखी है कि इकोनॉमिक जस्टिस, देखिए आप प्रियम्बल पढ़ते हैं, हमारे संविधान का प्रियम्बल क्या कहता है, जस्टिस उसमें एक एलिमेंट है। जस्टिस कितने तरह का होता है, 3 तरह का जस्टिस होता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस अभी तक जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन थी वो कर रही थी, इकोनॉमिक जस्टिस EWS जजमेंट ने किया है, ठीक है। और पॉलिटिकल जस्टिस किसने किया है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट उठा के देख लीजिए आप, जिसमें ग्रास रूट लेवल पे SC ST और विमेन रिजर्वेशन है 1/3। तो ये जस्टिस, अब एक तीसरा वाला जस्टिस था वो पेंडिंग था, वो EWS ने कर दिया, ठीक है। तो ये चीज यहाँ से हमें सिग्निफिकेंस पता चलती है। अब हम कंसर्न्स और कुछ क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। रिजर्वेशन इज, अब जैसे कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, रिजर्वेशन का एम पॉवर्टी एलिवेशन था ही नहीं, गरीबी हटाने का मकसद कभी भी रिजर्वेशन का था ही नहीं, ठीक है। गरीबी हटाने के लिए कहा जाता है कि सब्सिडीज हो सकती हैं, स्कॉलरशिप हो सकती है, मे बी मॉनेटरी बेनिफिट्स हो सकते हैं, किसी भी तरह से, लेकिन रिजर्वेशन का रैशनल ही सोशल एम्पावरमेंट था। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है, और इसीलिए आप जानते हैं जो DMK है, तमिलनाडु की एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, आप ऑलरेडी जानते हैं, DMK ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में EWS जजमेंट के खिलाफ। उनका यही कहना है कि social empowerment is the rationale of reservation, which is not the case in case of EWS quota. ओके, वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। तो यही चीज जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इक्वालिटी के खिलाफ कैसे जाता है, क्योंकि आपने EWS में से जो इकोनॉमिकली वीकर OBCs हैं, इकोनॉमिकली वीकर SCs और STs हैं, उनको आपने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में से एक्सक्लूड कर दिया, तो इट गोज अगेंस्ट इक्वालिटी का प्रिंसिपल। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। इशू विद इनकम क्राइटेरिया, ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। यही सिन्हो कमीशन ने कहा था, IT रिटर्न्स जो फाइल करते हैं उसमें 2.5 लाख है, और यहाँ पे आप 8 लाख। तो और साथ ही में एक और चीज यहाँ पे इस चीज को इलेबोरेट करते हुए कि नेशनल लेवल जो एनुअल पर कैपिटा इनकम है वो 8 लाख से कहीं गुना कम है, और 8 लाख के बेसिस पे रिजर्वेशन है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत absurd है। और मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब ये हियरिंग स्टार्ट हुई, जस्टिस UU ललित के बेंच ने ये चीज शुरू की सुननी, अभी बहुत रिसेंटली ये बात है। तो जस्टिस UU ललित ने भी स्टार्टिंग में यही कहा था, व्हेन ही वाज हियरिंग ऑल द स्टेटमेंट्स बाय द गवर्नमेंट के जो एडवोकेट थे,
तो उन्होंने कहा ये 8 लाख का क्राइटेरिया आपने क्या सोच के आप इस पे रीच किए थे? तो उस पे उनके एडवोकेट ने भी सरकार के कहा कि ऑल्दो ये हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं ये रैशनल ठीक नहीं है, हम कमेटी बिठा सकते हैं कि 8 लाख का क्राइटेरिया सही है कि नहीं, हमें कम करना चाहिए कि नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ईडब्ल्यूएस कोटा को ही खारिज कर दें जस्ट बिकॉज 8 लाख का इनकम क्राइटेरिया सही नहीं है। पर इकोनॉमिकली जस्टिस भी तो होना चाहिए ना, वो सही है, ठीक है, हम कमिट आप चाहते हैं तो कमेटी बिठा देंगे, हम उसके बेसिस पे कट ऑफ देख लेंगे, थ्रेशोल्ड देख लेंगे, कम करना है कितना होना चाहिए, पर आप ईडब्ल्यूएस जजमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मत डिक्लेयर कीजिए। तो ये उस समय पे भी बात हुई थी, ठीक है, जब ये केस सुना जा रहा था, तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी है। ओके, टूल ऑफ पॉपुलिज्म, तो देखिए अब ये जिस समय पे ईडब्ल्यूएस कोर्ट आया था वो 2019 के समय पे जब इलेक्शंस थे उसके आसपास आया था, तो इसको बोला गया है कि द रूलिंग पार्टी ऑफ कोर्स वांट्स टू वू ऑल सॉर्ट ऑफ वोटर्स, मिडिल क्लास और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो बस ये सब पॉपुलिज्म की बात की गई है यहाँ पे। रोड अहेड, तो बेसिकली क्या आगे, वे फॉरवर्ड, रोड अहेड क्या होनी चाहिए और आप क्या लिखेंगे, वही चीज जो मैंने आपको बताया कि सीलिंग को थोड़ा कम कर देना चाहिए। और आप इसमें सिनो कमीशन को ही कोट कीजिए ना, ठीक है, तो आप सिनो कमीशन को ही कोट कीजिए कि यहाँ पे सीलिंग को थोड़ा सा कम करने की जरूरत है, और मोस्ट प्रोबेबली इनकम टैक्स स्लैब को ही हम रख सकते हैं सीलिंग। गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई इंटेंडेड बेनिफिशियरीज, देखिए सबसे पहली बात तो ये रिजर्वेशन जो है वो जेन्युइन टारगेट ग्रुप्स तक पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनरल कैटेगरी में से भी जो वेल ऑफ, जो रूल्स को मैनिपुलेट करना जानते हैं, या फिर जो वेल ऑफ है उन तक ही रिजर्वेशन चली जाए और अगेन हम उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए जिनके लिए हम ये लाए थे। तो वेल टारगेटिंग जरूरत है बहुत ज्यादा, ठीक है, और वो स्टेट लेवल पे ही हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो सकता है, यूटी लेवल पे हो सकता है। तो इस पे स्टेट गवर्नमेंट वुड हैव टू रोप इन, और उसमें दे वुड हैव टू कम हैंड इन हैंड एंड वर्क। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन, तो बेसिकली यहाँ पे यही लिखा है, कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एवोल्यूशन होना चाहिए, कि बैकवर्डनेस का कॉन्सेप्ट है क्या, उसको कंटिन्यूसली इवॉल्व करते रहिए। बैकवर्डनेस जेंडर के बेसिस पे भी होता है, ऑल्दो विमेन रिजर्वेशन का भी बहुत एक कुछ फॉर है कुछ अगेंस्ट है, ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तक डेट करती है, इस पे भी डिबेट। ओके, विमेन नहीं तो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, बहुत सारे इस तरह के इसको इवॉल्व करते रहना चाहिए। वी वांट एफर्मेटिव एक्शन टू बी इंक्लूसिव। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी है। और साथ ही में कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है रिजर्वेशन, जैसे जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था, वो जनहित अभियान यानी कि ईडब्ल्यूएस जजमेंट 2022 की मैं बात कर रही हूँ, उसमें से एक जो सुप्रीम कोर्ट की जज थी जस्टिस बेला त्रिवेदी, तो उन्होंने भी यही कहा था, देखिए मैं इसके फेवर में तो वोट कर रही हूँ, अब होल्ड तो कर रही हूँ इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि रिजर्वेशन हमेशा तो नहीं कंटिन्यू की जा सकती, इट हैज टू कम टू एन एंड समडे। हम कभी तो गर्व से ये बोल देना चाहिए, इस लेवल पे पहुंचना चाहिए कि हम बोल सकें कि अच्छा भारत अब इक्वल है, यहाँ पे कोई वही है ही नहीं, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं है, हम उस लेवल तक कभी तो पहुंचने का ड्रीम देख सकते हैं। तो इसीलिए वो ड्रीम अगर हम सच में पूरा करना चाहते हैं तो वी वुड हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और जितनी भी हर तरह की सोसाइटी, इस हर तरह से अपलिफ्ट करने की जरूरत है। ओके, सो दैट द रिजर्वेशन वन डे कम्स टू एन एंड, ये जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा था। ओके, अब हम देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। नाउ दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो यहाँ पे एक बस इतनी सी बात लिखी है कि राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल लाया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020। तो प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है? प्राइवेट मेंबर बिल आप ये समझ सकते हैं कि जो भी ऑपोजिशन सरकार का कोई भी अगर एक एमपी लेके आता है, ऑपोजिशन का कोई भी एक एमपी अगर कोई एक बिल प्रपोज करता है, इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में, उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। जी नहीं, कोई भी एमपी जो मिनिस्टर नहीं है, वो चाहे रूलिंग पार्टी का एमपी हो चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी का एमपी हो, अगर वो एक बिल इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट में तो उसे हम प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। तो अगर प्राइवेट मेंबर बिल कभी पूछ लिया गया प्रीलिम्स में व्हाट इज इट, है ना, और उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और उसमें से एक स्टेटमेंट ये कहती है ओनली इंट्रोड्यूस्ड बाय ऑपोजिशन पार्टीज एमपी, है ना, तो आप उसको टिक मार्क कर देते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, तो आपको ये समझ आना चाहिए। तो अब साथ ही में ना ही केवल प्राइवेट मेंबर बिल आया हुआ है गुजरात में, आप जानते हैं कमेटी बिठा दी गई है यूसीसी लाने के लिए गुजरात में ही केवल।
उत्तराखंड में आप जानते हैं ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट होने ही वाला है यूसीसी। हिमाचल प्रदेश में भी करंट रूलिंग पार्टी जो केंद्रीय सरकार की है, उनका ये प्रॉमिस था कि यूसीसी लेके आएंगे, पर हिमाचल प्रदेश में सरकार दूसरी बन गई है। ओके, तो यूसीसी स्टेट लेवल पे लाया जा रहा है। गोवा में तो गोवा सिविल कोड ऑलरेडी एनफोर्समेंट में है, ठीक है, तो वहां पे यूसीसी आया हुआ है। तो व्हाट इज यूसीसी? ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि एक ही लॉ हो पूरे भारत के लिए, ठीक है, जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस कम्युनिटी पर्सनल मैटर्स में अप्लाई करेगा हर एक इंसान पे, चाहे वो मैरिज है, चाहे वो डिवोर्स है, चाहे वो इनहेरिटेंस है, अडॉप्शन है। क्योंकि जैसे क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ तो पूरे भारत के लिए एक ही है ना, उसमें तो ये नहीं होता कि एक इंसान क्रिश्चियन है तो उसको अलग तरीके के उसकी जेल बने हुए हैं, अलग तरीके की उसकी फाइन लगाई जाएंगी। एक इंसान अगर फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम है तो उसके लिए वो अगर चोरी करेगा तो कोई और सजा है, लेकिन एक हिंदू है तो कोई, ऐसा तो नहीं होता ना। क्रिमिनल लॉ एक है, वैसे ही सिविल लॉ भी एक होना चाहिए। ये यूसीसी का प्रेमाइस है, ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस में यूसीसी का अगर कुछ बैकग्राउंड है तो। ओके, तो देखिए पहले तो यहाँ पे 1840 लिखा है जो गलत है, 1850। 1850 में लेक्स लोकाय रिपोर्ट आई थी, लेक्स लोकाय एक्ट आया था बेसिकली, जिसके माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेसिकली वो क्या चाहते थे, उनकी मिशनरीज आई थी तो उनका ये था कि आप क्रिश्चियनिटी अपना सकते हैं, मिशनरी जो आई थी उनके साथ, ठीक है। तो लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी के थे लोग, उनको ये बात डर थी कि अगर हमने क्रिश्चियनिटी अपना ली तो हम इनहेरिटेंस राइट्स खो देंगे, जो हमारी इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो तो हमें मिलेगी नहीं, है ना, तो वो तो हमें डिसइनहेरिट कर देंगे हमारे माँ बाप, हमारे इंसेस्टर्स, तो हमें तो मिलेगी नहीं। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट लेक्स लोकाय एक्ट लेके आई थी, जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा था कि इवन तो आप क्रिश्चियनिटी अपना लेते हैं और आप बेसिकली अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन आप अपने इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को तब भी इनहेरिट कर सकते हैं, वो राइट आपका रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली वो इंसेंटिवाइज करने के लिए कि क्रिश्चियनिटी अपनाना गलत नहीं है, ये एक उनका इस समय पे थोड़ा सा रैशनल था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज लिखी है, और हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब लेक्स लोकाय एक्ट आया था तो उस रिपोर्ट ने बेसिकली ब्रिटिशर्स को सजेस्ट किया था, कोई बात नहीं, आप ये तो कर रहे हैं, आप यूनिफॉर्म लॉ क्राइम्स के भी ले आइए, एविडेंस के लिए भी ले आइए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ले आइए, पर आप पर्सनल लॉज मत छेड़िए, डिवोर्स, मैरिज, इनको मत छेड़िए, हिंदू और मुस्लिम के, दैट शुड रिमेन एज इट इज। तो ब्रिटिशर्स वर ऑल्सो वेरी बहुत उनको ये चीज पता थी कि दे शुडंट बी मेडलिंग विद द पर्सनल लॉज। ओके, तो ये बेसिकली उनको सजेस्ट भी किया गया था। तो हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है कि उन्होंने यहाँ पे पर्सनल लॉज को एज इट इज छोड़ दिया था, यहाँ पे सिविल लॉ नहीं लाया गया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। तो फिर उसके बाद 1941 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही BN राव कमेटी को फॉर्म किया था, ताकि जितने भी हिंदू लॉज, रूल्स, रेगुलेशन सबको कोडिफाई किया जा सके और विमेन को इक्वल राइट्स दिए जा सके, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा था, बहुत ही सारे केसेस आने लगे थे ब्रिटिश सरकार के पास, क्योंकि कुछ एक पर्टिकुलर लॉ हिंदू पर्सनल लॉज में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ और कहता था, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कुछ और, बहुत ही प्रोलिफरेशन ऑफ लॉज थी, और इसी वजह से बहुत सारे डिस्प्यूट्स आ रहे थे। एक पार्टी दूसरे लॉ में लिखा हुआ एक प्रोविजन को लेके आ जाती थी कि देखिए इस प्रोविजन के हिसाब से हमारे पास ही प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए, दूसरी पार्टी कोई और अपना प्रोविजन, कोई और लॉ का, कोई और रूल का एक प्रोविजन उठा के ले आती थी और कहती थी इस वजह से ये होना चाहिए। तो BN राव कमेटी, जो आप जानते हैं कि BN राव हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्चुअल जिन्होंने ड्राफ्ट किया है, ठीक है। ऐसे ही BR अम्बेडकर ने भी जोकिंगली हैड सेड, जब BR राव जो BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, पर उन्होंने भी क्रेडिट दिया था BN राव को, थैंक यू बोला था कि आपने तो मेरी जॉब ऑलरेडी कर दी, नाम मेरा हो रहा है लेकिन काम आपका है। व्हाई? बिकॉज BN राव वाज एन IAS ऑफिसर, ही वाज अ सिविल सर्वेंट, ओके, ही वॉज अ सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्वेंट के साथ अनोनिमिटी आती है, राइट। तो ये अगर आप अपने एथिक्स में, आप अगर एनोनिमिटी पे एक क्वेश्चन आता है जो कि आ चुका है बहुत बार, तो उसमें आप एग्जाम्पल BN राव का लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस हमने बात कर ली, पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक सब कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स पे, जिसको हेड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उन्होंने ये डिसाइड किया था कि यूसीसी को हम फंडामेंटल राइट्स में नहीं रख सकते,
देखिए इतना पॉसिबल ही नहीं है ना। आप यहाँ पे बड़ी सारी चीजें मिसिंग है। यूसीसी की डिबेट पे इतनी सारी बातें की जा सकती हैं कि एक बारी को ठीक है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सबके लिए चलिए एक लॉ आ भी गया, पारसीज, फाइन, गुड इनफ, लेकिन आप क्या सेम नॉर्थ ईस्टर्न की जो ट्राइबल कम्युनिटीज है उन पे लगा पाएंगे? वहां पे एक मैट्रिलिनियल प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस राइट चलता है, मैट्रिलिनियल मैरिज का सिस्टम है, बहुत सारी चीजें अलग हैं। तो आपके ट्राइबल कम्युनिटीज को, जिनको आपने फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स्थ शेड्यूल के तहत आपने राइट्स दिए हुए हैं, ऑटोनॉमी दी हुई है, क्या आप उसको भी कॉन्टेस्ट करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए तैयार हैं? तो ये यूसीसी का जो कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी ब्रॉड, इट इज़ अभी इसीलिए बहुत सारे जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स है वो भी यही कहती हैं, दिस इज नॉट द राइट टाइम, वी शुडंट बी डूइंग इट एट दिस मोमेंट। ऑल्दो यूसीसी, जब हमारे आर्टिकल 44 में लिखा है, जब संविधान में ये बात लिखी है दैट द स्टेट शेल एंडेवर टू ब्रिंग UCC throughout the territory of India, of course UCC is a fantastic idea, but at what time, for what regions, at consultation, consensus, इस सब की जरूरत है। ठीक है, तो ये चीज स्पेशल मैरिज एक्ट, ओके, ये अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 44 फंडामेंटल राइट्स में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मना कर दिया कि नहीं आ सकता, तो डीपीएसपी में आर्टिकल 44 को एक जगह मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिखी है। अब एक और बात, अब आप सोचेंगे कि जब आर्टिकल 44 ये कहता है कि पूरी कंट्री के लिए यूसीसी आना चाहिए, तो गुजरात, उत्तराखंड, यहाँ पे कैसे यूसीसी आ रहा है, या गोवा में यूसीसी? तो जो बेसिकली पर्सनल लॉज हैं, फैमिली, मैरिज, डिवोर्स, ये सारी जो आइटम्स हैं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो ना ही केवल केंद्रीय सरकार इस पे एक लॉ बना सकती है, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, दे कैन ऑल्सो फॉर्मुलेट लॉज ऑन इट, सो दे आर फ्री टू। ओके, यही अभी जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया यूसीसी के ऊपर, तो उन्होंने यही बोला कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है, केंद्रीय सरकार का भी कोई इंटेंशन नहीं है यूसीसी लाने का, तो हमें आप प्लीज क्रिटिसाइज मत कीजिए। तो अगर जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है उनको करने दीजिए, क्योंकि इट इज वेल विद इन देयर राइट्स। ओके, तो ये उन्होंने जस्टिफिकेशन दी थी। तो वहां से आपको आपको याद होगा, हमने सब कुछ न्यूज़पेपर एनालिसिस में डिस्कस किया हुआ है, करंट स्टेटस क्या है पर्सनल लॉज का भारत में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, हिंदू पर्सनल लॉ इज कोडिफाइड इनटू 4 बिल्स। तो फाइनली देखिए, जब BN राव कमेटी बैठी है ना 1941 में, तो उन्होंने ड्राफ्ट निकाला, कोडिफाई किया, फिर उसको एक लाया गया, फिर वो डिसॉल्व हो गई असेंबली। तो फिर फाइनली 1950s में जाके हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई कर दिया गया 4 बिल्स में। ठीक है, तो मैरिज रिलेटेड जितने भी रूल्स, रेगुलेशंस, एक्ट्स वगैरह जितना भी था, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आ गए। जितने भी सक्सेशन रिलेटेड क्लॉजेस, प्रोविजंस, लॉज जितने भी थे, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के में कोडिफाई कर दिए गए। फिर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ठीक है, तो हिंदू जब मैं कह रही हूँ, तो हिंदू में सिख्स, जैन और बुद्धिस्ट भी आते हैं। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, व्हेन वी से हिंदुइज्म, जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जो कहता है कि सारे हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को ओपन कर दिया जाएगा हर हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर के लिए, क्योंकि पहले के टाइम पे टेम्पल्स में भी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी जो दलित्स थे उनके लिए। तो इसीलिए बेसिकली संविधान में ये प्रोविजन ऐड किया गया था, और उसमें ये चीज लिखी है, व्हेन आई से हिंदू, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन सेज हिंदू मीन्स सिख्स, जैन्स एंड बुद्धिस्ट ऑल्सो। ओके, तो सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्सप्रेसली रख। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ जो बेसिकली एक्ट्स हैं, हम उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, इट इज़ वेल रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज इन इंडिया। जैसे कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का ये जो एक्ट है, वो ये कहता है कि जो मुस्लिम के कुछ कुछ पर्सनल एक्ट्स हैं, मैरिज का जो एक पैरामीटर है, डिवोर्स का, इन सारे बेसिकली उस पर शरीयत लॉ अप्लाई होगा। तो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ये कहता है कि मुस्लिम्स पे ये वाले प्रोविजंस अप्लाई होंगे पर्सनल मैटर्स में। और फिर एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट, तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में देखिए बहुत कुछ वैसे जैसे कि एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज पे एक बात है कि यूसीसी लाना क्यों जरूरी है। एक कहा जाता है कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी ऐसी डिबेट्स हैं, क्योंकि एक अभी क्या है, 21 पे ले जाने की बात चल रही है कि मैरिजेबल एज जैसे लड़कों की है वैसे ही लड़कियों के लिए 21 हो जानी चाहिए। अभी 18 है,
तो हिंदू जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए 18 है यूजुअली मैरिज की एज, लेकिन मुस्लिम्स में आपको 16 साल की उम्र दिखेगी, क्योंकि जो उनका एक्ट है वो 16 कहता है। साथ ही में मुस्लिम पर्सन, एक और जो बेसिकली क्रिटिसिज्म है मुस्लिम पर्सनल लॉज का, वो ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में पॉलीगैमी अलाउड है। ओके, दैट अ हस्बैंड कैन हैव वेरियस वाइफ्स, सेवरल वाइफ्स, लेकिन एक लड़की को अलाउड नहीं है कि वो बहुत सारे हस्बैंड्स हो सकते हैं उसके। तो ये कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की बात आ जाती है। यूसीसी हमें जेंडर इक्वालिटी के लिए चाहिए, एंड राइटली सो, बिल्कुल यूसीसी का जो मकसद है लाने का वो जेंडर इक्वालिटी ही है कहीं ना कहीं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉज में, हिंदू पर्सनल लॉज में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जेंडर इक्वालिटी के खिलाफ जाती हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बहुत ही अच्छी एक रिपोर्ट आई थी कुछ टाइम पहले इंडियन एक्सप्रेस में। आई डू नॉट थिंक आपने वो पढ़ी होगी, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम देन मे बी यस। तो उसमें ये चीज़ बताई गई थी कि जितना बुरा मुस्लिम पर्सनल लॉज को समझा जाता है विमेन के लिए, मुस्लिम पर्सनल लॉज इतने बुरे नहीं हैं। और वो मैं एक दो कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। डेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट में एक विमेन जो मैरिड है मुस्लिम लॉ के तहत, वो अपना मैरिज को डिसॉल्व करवा सकती है, यानी कि डिवोर्स ऑटोमेटिकली उसका हो सकता है कुछ पर्टिकुलर ग्राउंड्स पे। यानी कि अगर उसके हस्बैंड का 4 साल तक अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, उसको छोड़ के चला गया, तो उसकी मैरिज डिसॉल्व हो जाती है। या फिर हस्बैंड ने उसको 2 साल के लिए निग्लेक्ट किया, उसको उसके रहन सहन कुछ भी उसने देखभाल नहीं की, पता नहीं कहाँ है, अय्याशिया कर रहा है, जो भी व्हाटएवर, तो उसकी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो अगर एक हस्बैंड को सेंटेंस कर दिया गया है 7 साल की सजा या उससे ज्यादा, तो उसकी मैरिज डिसॉल्व हो सकती है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉज में अलाउड हैं। ठीक है, तो इसीलिए उस रिपोर्ट में कुछ कुछ और इंस्टेंसेस ऐसे थे कि कैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज विमेन के लिए कई चीजें उसमें से बुरी हैं, लेकिन कई चीजें सही हैं, वो रिटेन की जा सकती हैं यूसीसी में, ये उसमें सजेस्ट किया गया था। ऑल्दो यू मे अग्री, यू मे नॉट अग्री, पर वो चीज एक दो चीजें जो मुझे बतानी थी मैंने बता दी। ओके, अगेन वेयर एम आई। तो जैसे अगर हम क्रिश्चियन मैरिजेस की बात करें तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिजेस एक्ट, तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट का जैसे कि आपको पता है कि क्या कहता है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, बहुत सारी और चीज़ें हैं, पर उनका ये मानना है कि अगर आपको इस क्रिश्चियन लॉ के तहत अगर आपको मैरिज सोलमाइज करवानी है अपनी, तो आपको बेसिकली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे के बीच बीच में ही शादी होनी चाहिए, इसीलिए क्रिश्चियन मैरिज रात को नहीं होती। ठीक है, तो ये जो है आप इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ पाए, इसीलिए मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ। आपने क्रिश्चियन वेडिंग्स आसपास होते देखी हैं चर्चेज में, तो सारी दिन में ही होती हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अभी एक यूनिफॉर्म सिविल लॉ नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए। और यहाँ पे देन अगेन इंडियन डिवोर्स एक्ट, ज़ोरोएस्ट्रियंस, पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, सम सेक्युलर लॉज एज वेल, फॉर एग्जांपल्स। ओके, कहीं सेक्युलर लॉज है, इसे हम सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट, यानी कि अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन आप जिनसे शादी करना चाहते हैं वो किसी और रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो आपके रिलीजियस जो पर्सनल लॉज हैं उसके तहत आपकी मैरिज सोलमाइज नहीं होगी, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट, दिस इज अ सिविल मैरिज, दो सिविल लोगों की शादी हो रही है, धर्म का इसमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे सेक्युलर लॉज ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब लेकिन गोवा देखिए, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने गोवा को अप्रिशिएट किया है, बहुत बार केंद्रीय सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने याद दिलाया है कि गोवा शाइन्स एज द ब्राइटेस्ट स्टार एज फार एज यूसीसी इज कंसर्न, क्योंकि गोवा इज द ओनली स्टेट इन इंडिया जहाँ पे यूसीसी काफी सालों से एनफोर्स्ड है। तो गोवा में आपको पता है कि इट वाज एनेक्स्ड, बेसिकली इस पे इन्वेजन हुआ था और फिर उसके बाद पुर्तगाल के लोगों ने इस पे रूल किया था काफी समय तक। तो पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 ही कहीं ना कहीं आज भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है। लेकिन ये पोर्टुगीज सिविल कोड इंडियन पोर्टुगीज सिविल कोड है, जो पुर्तगाल में अभी जो उनके वहाँ पे सिविल कोड है उससे थोड़ा सा अलग है, मतलब इंडिया को उसको मॉडिफाई किया हुआ है इंडिया के परस्पेक्टिव में। ठीक है, तो ये चीज, तो यहाँ पे लिखा है कि आप चाहे, जैसे मैं अगर आपको इसका भी थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दूं, तो अगर आप एक मुस्लिम मैन है और आप अपनी जो शादी है वो सोलमाइज करवाते हैं गोवा में, आप रजिस्ट्रेशन अपनी शादी की गोवा में करवाते हैं, तो क्योंकि गोवा पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है, पोर्टुगीज सिविल कोड ऑफ 1867 लगा हुआ है, तो आपका मुस्लिम पर्सनल लॉ यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, आप पॉलीगैमी नहीं कर सकते। ठीक है, सो गोवा प्रोहिबिट्स दैट। ठीक है,
और साथ ही में यहाँ पे ट्रिपल तलाक ऑलरेडी ही नहीं था, यहाँ पे वर्बल डिवोर्स ऑलरेडी अलाउड नहीं था, क्योंकि गोवा का सिविल कोड ये कहता है। ठीक है, तो वैसे ही ये चीज़ आपको आई होप समझ आ गई। पर अगेन द फैक्ट इज कि ये पूरी तरह से यूसीसी नहीं है गोवा का, ये गोवा के सिविल कोड का क्रिटिसिज्म है। यहाँ पे भी हम बायस देखते हैं, रिलीजियस बायस। यहाँ पे थोड़ा सा हिंदुइज्म को थोड़ा रिलीफ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमने अभी मुस्लिमों को तो देख लिया कि कैसे प्रिवेंट किया हुआ है कि यू कैन नॉट हैव वर्बल डिवोर्स, यू कैन नॉट हैव पॉलीगैमी, फाइन। तो मुस्लिम हिंदूज के लिए क्या है कि आप बायगैमी यानी कि आप एक ही वाइफ के होते हुए दूसरी वाइफ से भी शादी कर सकते हैं। अगर आपकी जो वाइफ है वो 25 की उम्र तक अगर कोई भी बच्चा डिलीवर नहीं कर पाती है, आपको एक वंश नहीं दे पाती है, या फिर एक वाइफ एक बच्चा तो दे दिया, दूसरा तीसरा जितने भी, लेकिन सारी लड़कियां थी, 30 की उम्र तक अगर कोई भी मेल चाइल्ड नहीं दे पाती चिराग आपके लिए, तो फिर भी आप एक दूसरी वाइफ से शादी कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलीजियस बायस है। नीड ऑफ यूसीसी, अब यूसीसी क्यों चाहिए? जैसे कि हमने देखा जेंडर इक्वालिटी सबसे पहली बात, क्योंकि ये बात तो सच है कि बहुत सारे पर्सनल लॉज, ऑलमोस्ट हर पर्सनल लॉ में एक पेट्रियार्की प्रेवलेंट है। ठीक है, ना ही केवल पर्सनल लॉज में, ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हर किसी के सबकॉन्शियस में भी, कोई कितना कह दे हम अपलिफ्टेड हैं, हम ये हैं, आप खुद से पूछ के देखिएगा, बहुत बार आपके दिमाग में से ऐसी आप यू नो आपका रिफ्लेक्स ये है कि आप कई चीज़ों में आपके सबकॉन्शियस लेवल पे भी पेट्रियार्कल हैं, हम माने या ना माने। तो ये वी आर बॉर्न विद इट, हम इस सोसाइटी में पले बड़े हैं, जैसे भी कुछ भी कह लीजिए। तो वैसे ही पर्सनल लॉस भी फिर इससे बचे हुए नहीं है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं पेट्रियार्की प्रेवलेंट है। ओके, तो जैसे कि मुस्लिम्स में पॉलीगैमी है, तो वैसे ही 2005 की अमेंडमेंट के बाद भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में अभी भी विमेन को यही कहा जाता है कि आपका घर आपके हस्बैंड का घर है। और हस्बैंड का भी घर कौन सा होता है विमेन का? अगर हम हिंदू पर्सनल लॉज के तहत भी देखें तो वो लड़की जहाँ पैदा हुई है उसका सरनेम उसको अपने फादर के यहाँ से मिलता है, फिर वो सरनेम भी निकल जाता है, फिर वो दूसरी जगह शादी होके जाती है, तो फिर उसे हिंदू पर्सनल लॉ कह रही है तो हर पर्सनल लॉ के तहत यही है, तो फिर उसका सरनेम उस घर वाला बन जाता है। फिर ना वो वहां पे, मतलब बहुत दिक्कतें हैं। फिर उसके माँ बाप उसे बोल के भेजते हैं कि अब आप पीछे मुड़ के मत देखिएगा, वहां पे ध्यान दीजिए आगे घर में। तो फिर ठीक है, उस घर का मान लिया जाता है, उनके हस्बैंड का घर का। तो इसीलिए जब उनके हस्बैंड का घर का उनको मान लिया गया, तो उनके फादर के प्रॉपर्टी में उनका कोई राइट नहीं समझा जाता। अगर कोई एक लड़की मांग लेती है अपनी प्रॉपर्टी में हक, तो वो बुरी बन जाती है और उसको उनके भाई वगैरह, बहुत, मैं ऐसे सबको जर्नलाइज नहीं कर रही, पर ये कुछ ऐसे केसेस हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आने से या 2005 के अमेंडमेंट में आने से, लेकिन सोसाइटी तो यही अभी भी है ना कि नहीं ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही सही से। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। ओके, तो अभी भी जैसे अगर कोई विमेन की खुद की प्रॉपर्टी है, तो बाय डिफॉल्ट वो उनके, अगर उनकी एक डेथ हो जाती है बहुत जल्दी एक विमेन की, तो उनके पापा मम्मी भाई को नहीं मिलती, उनके आगे जो हस्बैंड है या फिर हस्बैंड की फैमिली है उनकी प्रॉपर्टी वहां चली जाती है। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बायस ही है। ओके, मेन फादर्स और अब साथ ही में जो नेचुरल गार्जियंस हैं उनको वो मेन ही समझे जाते हैं, फादर ही समझे जाते हैं, है ना? तो जब भी आपसे बचपन में, आई डो नॉट नो आपके साथ ऐसा हुआ है, पर यही यूजुअली होता है, जब आपसे गार्जियन का नाम पूछा जाता है तो आपके फादर का नाम पूछा जाता है। तो इस तरह की जो जेंडर बायसनेस है उसको डील करने के लिए, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ है, चाहे वो क्रिश्चियन पर्सनल लॉ है, चाहे वो हिंदू पर्सनल लॉ है, सबकी बेस्ट प्रैक्टिसेस निकालिए, उसको लेके यूसीसी बना दीजिए। जो सोशली इवल प्रैक्टिसेस है उसको हटा दीजिए। ये यूसीसी का बेसिक मुद्दा है। टू एड्रेस इनकंसिस्टेंसी इन पर्सनल लॉज, ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉज, जब कोडिफिकेशन हो जाएगी, सबसे पहले तो जुडिशरी पे बर्डन, यानी कि ये ना जैसे अभी हम देखेंगे जुडिशरी पे बहुत बर्डन आ जाता है। हर पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो अपने तरह से कहती है कि ये वाला लॉ हम पे अप्लाई होता है। वो अब हम देखेंगे शाह बानो केस में। शाह बानो केस आप बहुत बार इसको पढ़ते हैं और आप यूसीसी पे आंसर लिख रहे हैं और आप शाह बानो केस, सरला मुडगल केस नहीं लिख रहे, तो आपका आंसर जीरो आंसर है, क्योंकि वो एक जो एग्जामिनर है वो इन वर्ड्स को ढूंढेगा कि क्या कहाँ लिखा है शाह बानो केस। ठीक है, तो फटाफट से शाह बानो केस क्या था? 1985 का ये एक
केस था, ठीक है। तो अ लिटिल स्टोरी हियर, एक 62 ईयर की ओल्ड मुस्लिम वुमन थी जिनका नाम शाह बानो था। ये मैं 1978 की बात कर रही हूँ। 1978 में ये ओल्ड वुमन एक पिटिशन फाइल करती हैं कोर्ट में, डिमांड करते हुए मेंटेनेंस की, कि बेसिकली जिनसे मेरा डिवोर्स हो गया मेरे हस्बैंड से, मोहम्मद अहमद खान, जो एक काफ़ी वेल रिनाउंड लॉयर हैं इंदौर में, मध्य प्रदेश में, उनसे मेरा डिवोर्स हो गया है क्योंकि उन्होंने मुझे इररिवोकेबल तलाक दे दिया है। तो बेसिकली लेकिन मेरे पास 5 बच्चे हैं, 3 सन्स, 2 डॉटर्स, इनको भी पालना है, मुझे खुद को भी सस्टेन करना है। तो मुझे बस 500 रुपए, 500 रुपए प्रति महीना की एलिमनी चाहिए, तो जो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो और बेसिकली शाह बानो के जो हस्बैंड हैं वो ऑलरेडी अपनी एक वाइफ के साथ रह रहे थे, उनकी सेकेंड वाइफ के साथ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टू यू कि क्यों यूसीसी का लाना जरूरी है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा था कि यूसीसी को लाना चाहिए, ठीक है। तो जब शाह बानो वेंट टू कोर्ट एंड फाइल्ड अ क्लेम फॉर मेंटेनेंस फॉर हरसेल्फ एंड हर 5 चिल्ड्रन, तो उन्होंने किस सेक्शन के तहत, बेसिकली उन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत अपना नहीं मेंटेनेंस मांगी, उन्होंने सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 123 के तहत बोला कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए। ये सेक्शन क्या कहता है सीआरपीसी का? ये सेक्शन कहता है कि एक लीगल ऑब्लिगेशन है एक मैन के ऊपर कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स के बाद अगर वो खुद को नहीं सस्टेन कर सकती तो उनको एक मेंटेनेंस दे, ठीक है। लेकिन अब मिस्टर खान ने बोला, इनके शाह बानो के हस्बैंड ने बोला कि आप कैसे मेरे पे सीआरपीसी का ये सेक्शन लगा सकते हैं, मेरे पे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा, ठीक है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ ये कहता है कि मेंटेनेंस केवल एक मुस्लिम मैन को डिवोर्स के बाद इद्दत पीरियड के लिए देनी होती है। इद्दत पीरियड आप बहुत बार सुनते हैं, जब डिवोर्स के बाद जो 3 महीने का टाइम होता है उसे इद्दत पीरियड कहते हैं। तो 3 महीने तो मैंने मेंटेनेंस दे दी एंड दैट इज इट, उसके बाद मुझे कोई मतलब नहीं है, बस खत्म, हमारी शादी ही खत्म हो गई, ठीक है। और इस पर्टिकुलर जो मिस्टर खान की आर्ग्यूमेंट थी, उसको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी, सबने बहुत सपोर्ट किया, जो ऑर्थोडॉक्स खैर ये तो एक ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड है, दैट इज डिफरेंट थिंग, पर जो और ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस थे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। और सो मच सो कि उन्होंने ये कहा कि हम पे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का अप्लाई होता है एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत लिबरल मुस्लिम सेक्शंस थे, जो आप आज आरिफ मोहम्मद खान जी देखते हैं ना, जो केरला के गवर्नर हैं और जो पिनाराई विजयन और उनके बीच में टसल देखते रहते हैं, वो उनमें से एक थे राजीव गांधी की सरकार के टाइम पे, जिन्होंने कहा था प्लीज ये विमेन की इक्वालिटी की बात है, यू लिसन टू मी, जरूर उनको मिलना चाहिए मेंटेनेंस। ये आप ऑर्थोडॉक्स सेक्शन को मत सुनिए। लेकिन राजीव गांधी जी की सरकार ने ऑर्थोडॉक्स सेक्शंस को सुना और उन्होंने इस वर्डिक्ट की, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि बिल्कुल उनको मिलेगा मेंटेनेंस, इद्दत पीरियड के बाद भी मिलेगा और सीआरपीसी का इन पे अप्लाई होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। तो लेकिन उन्होंने उसको नहीं माना। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक एक्ट लेके आए वो, और उसको खारिज कर दिया कि इद्दत पीरियड के लिए मेंटेनेंस मिलेगी, उसके बाद नहीं मिल सकती। तो बेसिकली यहाँ पे शाह बानो केस, ये तो केस था गया, शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ कॉमन सिविल कोड। अगर ये एक कॉमन सिविल कोड होता तो क्या मिस्टर खान आके ये बोल पाते कि मेरे पे मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होता है, इसीलिए मेरे को उसके तहत जज किया जाए, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट के तहत जज किया जाए, इसके सीआरपीसी के तहत नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट यही है। मिस जॉर्डन जो केस है वर्सेस एसएस चोपड़ा 1985, इसमें भी यूसीसी का बेसिकली इशू रेज किया गया था, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सरला मुडगल केस, तो सरला मुडगल केस में क्या हुआ था? सरला मुडगल केस में मिस माथुर एक वुमन थी, तो उसमें बेसिकली अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं, सरला मुडगल केस में एक वुमन ने केस फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मेरे हस्बैंड ने इस्लाम अपनाया है और इस्लाम केवल एक दूसरी वुमन के साथ शादी करने के लिए अपनाया है। तो ये गलत है। इस्लाम सिर्फ इसलिए अपना लेना क्योंकि आपको किसी और से शादी करनी है, किसी और वुमेन से, दैट इज रॉन्ग। तो कोर्ट ने भी यही कहा था कि जब आपकी पहली मैरिज, मिस्टर लिसन टू मी, जब आपकी पहली मैरिज डिसॉल्व ही नहीं हुई, आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की थी और आपने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिसॉल्व ही नहीं किया मैरिज को, और आपने उसी के तहत इस्लाम भी अपना लिया और आपने दूसरी शादी भी कर ली, दैट इज इलीगल। वो मैरिज इलीगल मानी जाएगी। किसके तहत? आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत।
ठीक है। तो ये था सरला मुडगल का केस। इसमें भी बेसिकली आप देखिए हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, कितना मतलब कंफ्यूजन है, कितनी दिक्कतें हैं। इसीलिए बेसिकली यहाँ पे भी रिएटरेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने दैट देयर इज इट इज हाई टाइम दैट वी ब्रिंग अ यूसीसी, ओके, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, अब वही चीज़ देखिए, अगेंस्ट में भी बहुत कुछ है यूसीसी के बोलने के लिए, क्योंकि देखिए बार बार ये कहा जाता है कि यूसीसी तब सेक्युलर कंट्री इंडिया तब तक नहीं बन सकती जब तक यूसीसी नहीं आ जाता। लेकिन लॉ कमीशन ने इसी के खिलाफ एक बात वही कही हुई है। लॉ कमीशन ने कहा है कि भारत की सेक्युलरिज्म का तो मतलब ही यही है ना कि जिसमें होमोजेनाइजेशन ना हो, जिसमें हर किसी को अपने लॉ के तहत खुद को गवर्न करने का हक हो। ठीक है, इवल प्रैक्टिसेस निकाल दीजिए, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है कि सबको एक लॉ के तहत ला दिया जाए। सबको अपने लॉ के तहत खुद को गवर्न करने का, पर्सनल मैटर्स में हक अभी मिलना चाहिए, क्योंकि सेक्युलरिज्म का, इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब तो यही है, ये लॉ कमीशन ने कहा हुआ है। तो ये बेसिकली डाइवर्सिटी वाला इशू हो जाता है। सेक्युलरिज्म और डाइवर्सिटी भारत में दे शुड गो हैंड इन हैंड। तो ये चीज पहले पॉइंट में प्लुरलिटी, सेक्युलरिज्म, डाइवर्सिटी, इसको लिंक किया हुआ है। कम्युनल पॉलिटिक्स, देखिए सॉर्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ पॉलिटिक्स विद रिलीजन। आप जानते हैं जो करंट रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो के 3 पार्ट्स हुआ करते थे, 2 वो फुलफिल कर चुके हैं, तीसरा यूसीसी है वो रह गया है। एक था राम जन्मभूमि अयोध्या, वो हो गया है पूरा। दूसरा था आर्टिकल 370 जो बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में था, धारा 370 को स्ट्राइक डाउन करना, वो भी हो गया है। अब तीसरा यूसीसी बचा है। तो ये बेसिकली राइट विंग पॉलिटिक्स का एक पार्ट माना जाता है। ये इस क्रिटिसिज्म में लिखा हुआ है, अगेंस्ट द डाइवर्सिटी कैन इरोड माइनॉरिटीज राइट। वही चीज कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहीं ना कहीं आर्टिकल 25 में गिवन है। लेकिन बात तो यही है ना, यूसीसी में सबसे बड़ा जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट टू इक्वालिटी के बीच में है। यानी कि आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है जिसमें, और राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 15 में आता है, इन दोनों के बीच में एक लड़ाई है। क्योंकि अगर आप राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कह रहे हैं और हमारे रिलीजन में विमेन को डिस्क्रिमिनेट करना अलाउ किया हुआ है तो हम करेंगे, तो राइट टू इक्वालिटी भी तो ये कहती है कि सेक्स के बेसिस पे आप कर ही नहीं सकते डिस्क्रिमिनेट। तो टसल तो ये है राइट टू इक्वालिटी। तो हमेशा यूसीसी में ये पॉइंट जरूर लिखिए, ये चीज यहाँ नहीं लिखी पर ये आपको डिराइव करनी है यहाँ से, ठीक है, कि इट इज एक्चुअली अ फाइट बिटवीन right to equality and right to freedom of religion, not supported by law commission, okay। वही चीज मैंने आपको बोला that it is not desirable at this stage, ये law commission ने बोला हुआ है। Now again there is nothing much in it। तो अब बचा है हमारे पास राइट टू वोट फॉर अंडर ट्रायल्स। अंडर ट्रायल्स कौन होते हैं? जो अभी या तो जिनका ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ, उनकी केस की प्रोसीडिंग्स ही नहीं शुरू हुई, या फिर केस की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो ना ही कॉन्विक्शन हुआ है, ना ही एक्विटल हुआ है, ना ही बाइज्जत बरी हुए हैं, ना ही दोषी साबित हो गए हैं। तो वो लोग जो प्रिजन में है पर अंडर ट्रायल के रूप में, ठीक है, क्या इनको राइट टू वोट मिलना चाहिए? हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पे लगातार कंसेक्यूटिवली क्वेश्चन आया है यूपीएससी के मेंस के पेपर में, ठीक है। तो यूजुअली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का बहुत सारे प्रोविजंस को पूछा जाता है कि क्रिमिनलाइजेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, इस तरह के। लेकिन अभी रिसेंटली इतना कुछ हो रहा है आरपीए के तहत, जो हम देख रहे हैं 1950 का जो आरपीए है, उसमें डीलिमिटेशन शुरू हो रही है असम में। फिर उसके बाद अभी बेसिकली जो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई है, तो वो एक सेक्शन 20 को बेसिकली अमेंड करना पड़ेगा आरपीए 1951 का। तो अ लॉट अबाउट आरपीए इज हैपनिंग लेटली, ओके। तो इसीलिए हमें और किन तरह के डिबेट्स छिड़ गई हैं, अगर आपसे आंसर पूछ लिया जाए उसमें आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हैं, कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको एक होलिस्टिक व्यू मिले। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का जो सेक्शन 62 क्लॉज 5 है, वो ये कहता है कि जो प्रिजनर्स हैं उनके पास राइट टू वोट नहीं है, ठीक है। तो वो, लेकिन अब एक और चीज है, जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोग हैं, जो आर्टिकल हमारा आप जानते हैं आर्टिकल 22, आर्टिकल 20, ओके। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि जिन पे हमें शक होता है कि इनकी वजह से वॉयलेंस हो जाएगी या कोई दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, उनको सरकार एक प्रिवेंटिव मेजर लेती है उनको अरेस्ट करके, ठीक है, कि कहीं ये बाहर जाके दंगा ना इंसाइट कर दे। इस तरह के लोगों को राइट टू वोट है, क्योंकि एक्चुअली इनके खिलाफ तो कोई केस भी नहीं है, हमें तो बस शक ही है ना कि ये कोई गलत काम कर सकते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोग हैं, अगर ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आती है कि किन तरह के लोगों को राइट टू वोट है, जिसमें से एक ऑप्शन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो वो करेक्ट है क्योंकि उनके पास राइट टू वोट है। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन है अंडर ट्रायल्स इन प्रिजन, तो वो ऑप्शन गलत है, उनके पास राइट टू वोट नहीं है और उन्हीं के उनको ही राइट टू वोट देने की यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। अब देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि 5.5 लाख प्रिजनर्स हैं हमारे भारत के जेल्स में, विच इज ह्यूज। ओके, तो अगर हम कह रहे हैं कि जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है, अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनको हम डिसइनफ्रेंचाइज नहीं कर सकते, तो क्या हम 5.5 लाख प्रिजनर्स को डिसइनफ्रेंचाइज कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है। ओके, ऑल्दो ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स जो सपोर्ट करते हैं कि राइट टू वोट मिलना चाहिए प्रिजनर्स को, वो ये कहता है कि देखिए जो सेक्शन 62 क्लॉज 5 है आरपीए का, वो तो बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि एक बहुत ब्रॉड लैंग्वेज है, उसमें प्रिजनर्स लिखा हुआ है सिर्फ। ठीक है, तो अब एक प्रिजनर तो सिविल प्रिजन में भी तो हो सकता है, यानी कि उसने बस एक लैंड डिस्प्यूट की वजह से, अब एक लैंड डिस्प्यूट की वजह से उससे आप इतना बड़ा राइट छीन रहे हैं जो डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करना है ना, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है फेवर में, ये अनरीजनेबल है। ओके, कि अगर एक कॉन्विक्टेड पर्सन है, अब आप समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। एक कॉन्विक्टेड पर्सन है जो दोषी साबित हो चुका है लेकिन वो बेल पे है, जस्ट बिकॉज वो अमीर था, वो बेल बॉन्ड साइन करने का उसके पास पैसा था। लेकिन एक अंडर ट्रायल जिसके पास अंडर ट्रायल ही है, उसको तो केस कॉन्विक्ट तो क्या, उसने 16 साल बाद भी एक्विटी हो जाना है। बहुत सारे लोग हैं जो 16-16 साल की सजा काटने के बाद उनको एक्विटल मिल गया अभी रिसेंटली, तो ऐसे लोगों के पास राइट टू वोट नहीं है। ओके, तो क्या ये सही है? और साथ ही में एक और चीज जो बहुत बहुत बड़ी एक कंट्रोवर्सी है, अगेन ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव और मेंस के पर्सपेक्टिव दोनों से इंपॉर्टेंट है, कि राइट टू वोट बेसिकली नहीं है एक प्रिजनर के पास, लेकिन एक प्रिजनर के पास राइट टू कंडक्ट कॉन्टेस्ट इलेक्शंस है। वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है नेता के रूप में, लेकिन वोट नहीं दे सकता। अभी बहुत अजीब बात है। ठीक है, और ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। और इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सारे हाथ क्यों मिला लेते हैं इसमें, और सारे इकट्ठे क्यों आ जाते हैं कि राइट टू वोट नहीं होना चाहिए प्रिजनर्स के पास, लेकिन राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन होना चाहिए। just think about it. Okay, right to vote is cornerstone of democracy. Yes, absolutely. अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट राइट टू वोट क्यों नहीं होना चाहिए प्रिजनर्स के पास। जो अनुकूल चंद्र प्रधान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, 1997 का एक केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था सेक्शन 62 क्लॉज 5 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, यानी कि ये जो सेक्शन है ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ के, कानून की नजरों में सब एक बराबर हैं। लेकिन कई लोग क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है, उनको आप बराबर नहीं रख सकते। मतलब इक्वल पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, यही होता है ना, इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली, अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड अनइक्वली। तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो एक हीनियस क्राइम करके गया हुआ है अंदर, रेप मर्डर कुछ इस तरह का, तो वो अनइक्वल है और उसको अनइक्वल ही ट्रीट किया जाएगा, ये कोर्ट ने कहा था। ठीक है, तो हम उनको एक नॉर्मल इंसान के साथ जिसके पास राइट टू वोट है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे उन्होंने कही थी। और अगर हम राइट टू वोट दे देंगे सारे प्रिजनर्स को, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का हमें डर है, रिसोर्स क्रंच है क्योंकि इतने सारे प्रिजनर्स हैं, फिर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, कितने लोग तो आज वोट डालने जा रहे हैं तो हम भागने का प्लान बनाएंगे जेल में से, तिहाड़ जेल में से, तो ऐसे केसेस हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आधार स्टेटस, आधार रूल्स अपडेटेड, व्हाई एम आई डिस्कसिंग इट, बिकॉज यूपीएससी एब्सोल्युटली लव्स आधार, बिकॉज समथिंग और द अदर इज ऑलवेज गोइंग अराउंड आधार। ओके, so if say a question comes up in prelims के आधार में आप 10 साल के अंदर अंदर, जब भी आपका एनरोलमेंट डेट था आधार में, 10 साल के अंदर अंदर आप 10 बार करवा सकते हैं अपना उसको अपडेट, जितना भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं, उसको आप 10 बार ही अपडेट कर सकते हैं। दैट इज ट्रू, क्योंकि गवर्नमेंट के अमेंडेड रूल्स कहते हैं कि एटलीस्ट एक बार करवाना है। एटलीस्ट बोला ना मैंने, एटलीस्ट मतलब तो मिनिमम होता है, तो मैक्सिमम तो ज्यादा हो सकता है ना। तो एनरोलमेंट डेट से जो आधार होल्डर्स हैं बेसिकली उनको 10 साल के अंदर अंदर एटलीस्ट एक बार ही कंप्लीट करना होता है अपना अपडेट करना। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है। नथिंग मच हियर, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।